नमः जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि। श्री गुरुवे नमः। महाकवि शूद्र की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्र आचार्य आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम महाकवि कालिदास का जन्म परिचय के बारे में जानेंगे। महाकवि कालिदास बहुत ही संस्कृत साहित्य के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं और अन्य साहित्यकार जो अन्य भाषाओं के कवि हैं उन्होंने भी उनको आदर्श माना है। और कालिदास के बारे में कहा जाता है कि उपमा कालिदासस्य भारव्यर्थ गौरवम, यानी कालिदास की जो उपमा है वह सबसे अच्छी जो उपमा का प्रयोग अगर किसी कवि ने किया है तो वह कालिदास ने किया है। उसके बाद इसको बहुत सारे कवियों ने अपने ऊपर उतारना चाहा तो इनमें कई कवि रहे, जैसे माघ ने भी बहुत प्रयोग किया है उपमा का, और हमारे तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में, और ऐसे अन्य बहुत सारे कवियों ने उपमा का प्रयोग किया है, पर कालिदास की उपमा सर्वश्रेष्ठ है। तो इनकी पत्नी का नाम विद्योत्तमा था। बहुत ही प्रसिद्ध है इनकी कहानी कि कालिदास और विद्योत्तमा का किस प्रकार से शास्त्रार्थ होता है और फिर किस प्रकार से उनका विवाह और विवाह के बाद जो आपसी संबंध में खटास आती है। और फिर वापस कालिदास जाते हैं तो वो विद्योत्तमा कहती है कि अस्ति कश्चित् वाग विशेषः। फिर इन्हीं शब्दों को लेकर वो अपने महाकाव्यों की रचना करते हैं। अस्ति से कुमार संभवम की, कश्चित् से मेघदूतम की, और वाग विशेषः से वागर्थाविव संपृक्तौ रघुवंश महाकाव्य लिखते हैं। तो इतने महान कवि जिन्होंने एक शब्द को लेकर पूरा महाकाव्य और खंडकाव्य रच दिए, ऐसे महान कवि थे हमारे कालिदास। और इनके श्वासुर यानी ससुर जी जो थे, पत्नी के पिता, वो शारदानंद थे। इनके मित्र लंका के राजा कुमारदास थे। इनका समय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी है और कुछ लोग चतुर्थ या पंचमी शताब्दी के मध्य का भी मानते हैं, पर ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी है क्योंकि यह चंद्रगुप्त जो है उनके सभा के नवरत्नों में से एक थे। जन्म स्थान उज्जैनी, मिथिला, कश्मीर और बंगाल। बहुत इनके जन्म स्थान पर बहुत विवाद है क्योंकि अच्छे लोगों को सब अपनी ओर करना चाहते हैं। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि विदिशा भी इनका जन्म स्थान है। तो सब लोग अपनी ओर करना चाहते हैं जो अच्छे व्यक्ति होते हैं। सही हर संस्कृति से जिस प्रकार राम जुड़े हुए हैं उसी प्रकार से हर क्षेत्र अपने लिए कालिदास को खींचना चाहता है कि कालिदास हमारे क्षेत्र से जुड़ जाएं। तो जन्म स्थान इनका कोई निश्चित नहीं है, पर उज्जैनी लोग अधिक मानते हैं और कुछ मिथिला, कश्मीर, बंगाल मानते हैं कि उज्जैन के जो राजा हैं वहाँ पर इनका संबंध था और उनके नवरत्नों में से एक थे। और उज्जैन का इन्होंने वर्णन भी किया है, कई क्षेत्रों का इन्होंने वर्णन किया है, उस हिसाब से हम उनको अंदाज़ा लगाते हैं। और आश्रयदाता थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। विक्रमादित्य बहुत हुए हैं। यह प्रथम शताब्दी वाले, जो प्रथम ईस्वी की प्रथम शताब्दी जो थी, ईस्वी पूर्व की जो प्रथम शताब्दी थी, उसमें जो विक्रमादित्य हुए उनके यह कवि थे आश्रयदाता। उन्होंने इनको आश्रय दिया था। इनकी जाति ब्राह्मण थी और प्रिय छंद उपजाति था। रघुवंश के द्वितीय सर्ग में भी यथ प्रजानाम अधिप प्रभाते जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम में उपजाति का बहुत सुंदर प्रयोग किया है उन्होंने। और प्रिय अलंकार आप लोग जानते ही हैं, उपमा कालिदासस्य। फिर इनकी रचनाएं जो हैं वह 7 प्रमुख रचनाएं हैं और भी कई ऐसे रचनाएं मानी जाती हैं इनकी, जो इनकी हैं या नहीं है उस पर विवाद है, पर इनकी मान लेते हैं। पर प्रमुखतः जो निश्चित मानते हैं वह इन्हीं की हैं। तो वह 7 इनकी रचनाएं हैं। ऋतुसंहार एक गीति काव्य है, गीति काव्य, और इसको खंड काव्य की स्थिति में भी लेते हैं। कुमार संभव यह महाकाव्य है। प्रमुखतः इसके कहते हैं कि कालिदास ने सिर्फ 8 सर्ग लिखे हैं, बाकी के जो सर्ग किसी अन्य विद्वान ने लिखे हैं। पर कालिदास का कुमार संभवम नाम का एक महाकाव्य भी है। इसमें शिव पार्वती की कथा है और जो कार्तिकेय का जन्म है उसकी कथा है। पार्वती जी की जो तपस्या है, शिव जी का वरदान और फिर उनका विवाह, और फिर कार्तिक जी का जन्म और तारकासुर का वध, ऐसी इसमें कथाएं हैं। इन कथाओं के लिए स्कंद कार्तिकेय का नाम है, तो कार्तिकेय का संभव यानी उत्पन्न होना, इसलिए इनका नाम कुमार संभव है। ऋतुसंहार में 6 ऋतुओं का वर्णन है। जो 6 ऋतुएं हमारे यहाँ हैं, वर्षा, शरद, ग्रीष्म, हेमंत, शिशिर, ऐसी जो 6 ऋतुएं हैं, इन 6 ऋतुओं का वर्णन इसमें पद्यात्मक किया गया है। फिर मालविकाग्निमित्रम, यह तो बहुत ही सुंदर काव्य है, एक प्रकार का नाटक है। और काव्येषु नाटकम रम्यम, तो नाटक बहुत, काव्य में नाटकों की बड़ी वो है मांग,
तो मालविकाग्निमित्रम में मालविका विदर्भ देश की राजकुमारी है मालविका, और वो जो दशारण देश के राजधानी है विदिशा, जहाँ का मैं हूँ, वहाँ के राजा है अग्निमित्र। उनके मध्य की प्रेम कहानी इसमें है। और इसमें अग्निमित्र किस प्रकार मालविका से मिलते हैं। मालविका जो आती है तो रास्ते में कुछ डाकू वगैरह से वो वहाँ से भाग जाती है डाकुओं से बचकर, और फिर अग्निमित्र के महल में वो एक नृत्यांगना का कार्य करती है, और वहाँ पर फिर अग्निमित्र का और जो उनका संबंध है वह चलता है, और अंत में जाकर यह नाटक उन दोनों के प्रेम पर परिपूर्ण होता है। तो यह भी बहुत सुंदर नाटक है मालविका अग्निमित्रम। इसमें लगभग 5 सर्ग हैं, 5 अंक हैं। विक्रमोर्वशीयम, यह भी एक विक्रम अर्थात यहाँ पराक्रम वाले जो सम्राट थे हमारे पुरुरवा, जिनको इंद्र भी जिनसे सहायता मांगते थे जब देवासुर संग्राम होता था, तब पुरुरूपा जो थे वो देवताओं को भी सहायता करते थे, इतने शक्तिशाली थे पुरुरूपा। और उन्हीं की एक देवताओं की जो अप्सरा थी उर्वशी, और पुरुरूपा का जो आपस का प्रेम है, संबंध है, उस प्रकार की जो कथा है उसमें, वह सब इसमें नाटक की ये मंचन में बताई गई है। यह रूपक का भेद त्रोटक में है। फिर मेघदूत, यह खंडकाव्य है, 2 खंडों में बटा हुआ है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। तो इसमें भी मेघ को दूत बनाकर यक्षिणी की ओर भेजता है। तो इसमें भी बड़ा सुंदर चित्रण किया गया है प्रकृति का, और कवि की जो एक प्रकार से सोचने की, लिखने की जो गतिविधियाँ होती हैं, कवि के जो मस्तिष्क की शैली होती है, उसमें चरमोत्कर्ष पर है। यानी सबसे ज़्यादा जब किसी ने प्रयोग किया कि कवि, तो कहते हैं कि कवि के लिए कुछ शब्द नहीं होते, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो यहाँ पर वही स्थिति देखने को मिलती है कि एक बादल को किस प्रकार से दूत बनाकर भेजा गया था, तो इसलिए इसका नाम मेघदूतम है। फिर रघुवंश महाकाव्य वागर्थाविव संपृक्तौ, हर व्यक्ति बड़ा से बड़ा विद्वान भी जब मंगलाचरण बोलता है तो वह इसी पद्य का प्रयोग करता है। तो इतना लोगों का प्रिय और प्रसिद्ध यह पद्य हो चुका है वागर्थाविव संपृक्तौ, वह इसी का मंगलाचरण है। वागर्थाविव में केवल समास है। तो यहाँ पर रघुवंश महाकाव्य में रघुवंश अर्थात भगवान राम का जो वंश है, रघु का जो वंश, उसमें दिलीप, अज, दशरथ, राम के जो पुत्र थे, ऐसे लगभग 27 रघुवंशीय राजाओं की इसमें वर्णन किया गया है। उनका 27 रघुवंशीय राजा जो थे उनका सबका वर्णन किया गया है। लगभग 9वें सर्ग से 15वें सर्ग के मध्य में श्री राम जी की कथा है, भगवान श्री राम की भी इसमें कथा समाहित है। फिर अभिज्ञान शाकुंतलम, यह तो बहुत ही प्रसिद्ध है और इसके लिए एक उक्ति भी है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, और तत्रापि चतुर्थोंकः तत्र श्लोक चतुष्टयम। यानी काव्यों में जो सबसे सुंदर है वह नाटक है, और नाटकों में सबसे सुंदर है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम में भी सबसे सुंदर है चतुर्थ अंक, जिसका नाम है विदा अंक, और उसमें भी श्लोक चतुष्टयम, जहाँ पर मुनि एक प्रकार से अपनी जब पुत्री का वो विदाई होती है तो उस समय किस प्रकार से पिता की स्थिति होती है, वही मुनि की स्थिति हो जाती है। वहाँ पर जब शकुंतला जाती है वापस राजा के पास, तो वह बहुत वहाँ पर मार्मिक और करुण रस का वह अंक है, और बहुत ही सुंदर काव्य। और वहाँ के श्लोक चतुष्टयम में जिस प्रकार से वर्णन किया गया है वह काफ़ी सुंदर किया गया है, काफ़ी उत्साहित करने वाला है, पढ़ने योग्य नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो यहाँ पर भी दुष्यंत और जो चंद्रवंशी राजा थे दुष्यंत और शकुंतला, शकुंत पक्षियों ने उन्हें पाला था इसलिए उनका नाम शकुंतला था। तो शकुंतला और दुष्यंत के मध्य की प्रेम कहानी है, और इन्हीं के पुत्र का नाम भरत हुआ। और भरत के बारे में कहा जाता है कि वह सर्वदमन, सभी का दमन करने वाले महापुरुष, महापराक्रमी और महायोद्धा भरत थे, जिनके नाम पर भरत वंश पड़ा। फिर पांडव भी इसी और कौरव भी इसी वंश में उत्पन्न हुए हैं। यह पांडवों और कौरवों के पूर्वज थे। धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह जैसे महान योद्धा इसी वंश में उत्पन्न हुए हैं, तो उन्हीं के पूर्वज भरत और दुष्यंत थे। भरत बचपन में जब छोटे थे तभी सिंहों के दांत गिन लेते थे, तो उनको महापराक्रमी कहा गया, और उन्हीं के कारण इस देश का नाम भारत पड़ा। वैसे तो बहुत सारे भारत हुए हैं, पर उनका विशेष योगदान है क्योंकि उनका पराक्रम अतुलनीय था। ऐसे अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान मतलब निशानी, किसी को हम निशानी के तौर पर देते हैं, तो जो अंगूठी निशानी के तौर पर दी गई थी राजा के द्वारा,
उसी के आधार पर अभिज्ञान शाकुंतलम इसका नाम रखा गया है। इनके 3 नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, यह 3 नाटक हैं। 2 महाकाव्य है रघुवंश और कुमार संभव, 2 खंड काव्य मेघदूत और ऋतुसंहार। हम जानते ही इनकी प्रशस्तियाँ जो हैं, इनके बारे में जो कहा गया तो बाणभट्ट ने कहा हर्षचरितम में कि निर्गतासु वाकस्य कालिदासस्य शुक्तिषु, और गोवर्धनाचार्य ने आर्य सप्तशती में कहा साकूत मधुर कोमल विलासिनी कंठकूजित प्राये शिक्षा समये मुदे रतलीला कालिदासोक्ति। ऐसा गोवर्धनाचार्य ने आर्य सप्तशती में कहा। जयदेव ने प्रसन्न राघवम जो उनका नाटक है उसमें कहा उन्होंने कि कवि कुल गुरु कालिदासो विलास, कवि कुल गुरु, कवि कुल के जो गुरु कहे गए कालिदास, एकोपि जीयते हंत कालिदासो न केनचित श्रृंगारे लालितोद्गारे कालिदासत्रयी किमु। ये राजशेखर ने कहा शुक्ति मुक्तावली में अपने ग्रंथ में। और उद्भट जो का अलंकार वाले ग्रंथ हैं उन्होंने कहा, अलंकार वाले कवि हैं, उन्होंने कहा कि उपमा कालिदासस्य, उन्हीं की वजह से इनको उपमा का कवि कहा गया। और इनका विस्तृत परिचय अब इसमें देख लेते हैं। कालिदास लगभग ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी में इनका जन्म हुआ था। संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। उन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार मानकर रचनाएं की। पौराणिक कथाएं वह हैं जैसे यक्ष की जो कथा है वह कुछ ही पन्नों में सिमटी हुई है, महाभारत में वह कथा है, तो उस कथा को लेकर उन्होंने एक खंडकाव्य रच दिया। और पुरुरवा की कथा भी महाभारत से ली गई है, तो वहाँ महाभारत का पुरुरवा और जो उर्वशी का संवाद है वह भी महाभारत से लिया गया है। और जो मालविकाग्निमित्रम, यह सब उनका प्राचीन पुराण के अनुसार उन्होंने ये कथाएं उठाई हैं। इसलिए पौराणिक कथाओं को आधार मानकर उन्होंने अपनी रचनाएं की हैं। उनकी रचनाओं में भारतीय जीवन और दर्शन के विविध रूप और मूल तत्व निरूपित हैं। मालविकाग्निमित्रम अथवा विज्ञान शाकुंतलम जब आप पढ़ेंगे तो उसमें दर्शन का भी आपको ज्ञान होगा। कालिदास अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण राष्ट्र की समग्र राष्ट्रीय चेतना को स्वर देने वाले कवि माने जाते हैं, और कुछ विद्वान उन्हें राष्ट्रीय कवि का स्थान तक देते हैं। तो राष्ट्रीय कवि हमारे देश के दिनकर हैं, रामधारी सिंह दिनकर, पर कुछ लोग मानते हैं कि कालिदास को राष्ट्रीय कवि होना चाहिए, और इसमें कोई विरोध भी नहीं है, क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर का मैं अपमान नहीं करना चाहूँगा, पर मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि रामधारी हिंदी का कोई भी कवि कालिदास की कभी समानता नहीं कर सकता। हाँ, तुलसीदास के बारे में हम कह सकते हैं कि उन्होंने कुछ कालिदास को छूने का प्रयास किया है, पर कालिदास अपने आप में कालिदास थे। और इसलिए कहा गया कि कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः, कनिष्ठिका के बाद अनामिका का अनामिका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि अनामिका जिसका कोई नाम ना हो, जिसके ऊपर कोई नाम ना हो, उसका नाम अनामिका है। क्योंकि कनिष्ठिका पर हम कालिदास को गिनते हैं, सबसे पहले हम कालिदास को गिनते हैं, और कालिदास के समतुल्य कोई है ही नहीं, इसलिए अनामिका का नाम अनामिका पड़ा। तो ऐसी एक उक्ति भी है अनामिका के नाम के ऊपर। और अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचना है। इसका लगभग सभी विदेशी भाषाओं में जो है अनुवाद हो चुका है। जितनी भी विदेशी भाषाएं हैं मुख्यतः जो बोली जाने वाली हैं उसका अनुवाद हो चुका है। अधिकतः, लगभग सभी भाषाओं में नहीं हुआ है, पर अधिकतः जो ज़्यादा बोली जाने वाली हैं, स्पेन और फ्रेंच, इंग्लिश, इनमें चीनी और जो भी होती हैं इनकी भाषाएं, सब में अनुवाद हो चुका है। यह नाटक कुछ उन भारतीय साहित्यिक कृतियों में से है जिनका सबसे पहले यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद हुआ। शेक्सपियर और जो बड़े बड़े विद्वान हुए हैं यूरोप के, उन्होंने भी इसका अनुवाद किया, और इसी के आधार पर उन्होंने अपने काव्य की रचना की है। यह पूरे विश्व साहित्य में अग्रगण्य रचना मानी जाती है। यानी जितनी भी रचनाएं हो गई हैं पूरे विश्व में, उनमें सबसे श्रेष्ठ जो रचना है वह अभिज्ञान शाकुंतलम है, क्योंकि उसमें हर प्रकार का आपको रस मिलेगा। अभिज्ञान शाकुंतलम अपने आप में ही एक परिचय है, और मैं बता भी चुका हूँ कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थोंकः तत्र श्लोक चतुष्टयम्। यानी जो अभिज्ञान शाकुंतलम है वो तो अभिज्ञान शाकुंतलम ही है, उसकी कोई उपमा ही नहीं है, अनुपमा है। मेघदूतम कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना है, जिसमें कवि की कल्पना शक्ति, यानी जो कवि के भाव होते हैं, कवि ने एक मेघ को दूत बनाकर भेजा है तो वह उसकी कल्पना पर आधारित है, और उसने अपनी कल्पना शक्ति का सर्वश्रेष्ठ प्रयोग किया है कि 1 वर्ष तक वह यक्षिणी से दूर रहा, और उस बीच में वह लिखता है कि आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघ श्रेष्ठ सानु। फिर वह जब वहाँ पर कालिदास का कुछ कह ही नहीं सकते, कालिदास तो अपने आप में कालिदास हैं, उनकी कोई उपमा ही नहीं है। अभिव्यंजनावाद
बाद भावाभिव्यंजना शक्ति का अपने सर्वोत्कृष्ट स्तर पर उन्होंने प्रयोग किया है और कल्पना शक्ति का भी सर्वश्रेष्ठ स्तर पर प्रयोग किया है यहाँ मेघदूतम में उन्होंने। और अभिज्ञान शाकुंतलम तो विश्व का सबसे श्रेष्ठ काव्य है ही। कालिदास वैदर्भी रीति के कवि हैं, रीतियाँ भी होती हैं संस्कृत साहित्य में, तदनुरूप वे अपनी अलंकार युक्त किंतु सरल और मधुर भाषा के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। जैसे भारवी और माघ लिखते हैं उसके विपरीत कालिदास लिखते हैं, क्योंकि भारवी और माघ की जो शैली है वो थोड़ी कठिन है, उसको आप नहीं समझ पाएंगे। श्रिय करुणामधिपस्य पालिनीम प्रजा सुवृत्तिम यम्यंत वेदितम, यह उतने जल्दी समझ में नहीं आएगा जितने जल्दी वागर्थावेव संपृक्त वागर्थ प्रतिपत्तये समझ में आ जाएगा। और उससे भी पहले आपको कश्चित् कांता विरह गुरुणा यह समझ में आ जाएगा। तो कालिदास की रीति उतनी कठिन नहीं है, कालिदास की शैली। उन्होंने अपने श्रृंगार रस प्रधान साहित्य में भी आदर्शवादी परंपरा और नैतिक मूल्यों का समुचित ध्यान रखा है। कालिदास ने कई जगह पर अपने जो काव्य है उनमें श्रृंगार को अधिकता दी है और श्रृंगार के आधार पर उन्होंने काव्य में बहुत सुंदर युक्तियाँ दी हैं। मेघदूत में भी उन्होंने कई जगह पर श्रृंगार का प्रयोग किया है। कालिदास के परवर्ती कवि बाणभट्ट ने उनकी सूक्तियों को विशेष रूप से प्रशंसा की है। यानी बाणभट्ट हम जो भी पढ़ चुके हैं उनकी युक्ति जो थी, तो बाणभट्ट ने भी उनकी जो कालिदास की सूक्तियों की विशेष प्रसन्नता की है। यह देखिए, निर्गतासु वाक्स्य कालिदासस्य सूक्तिषु, जो कालिदास की सूक्तियाँ उनके मुख से निकली हैं उनके अलावा और सूक्तियाँ ही नहीं हैं। कालिदास ने बहुत सारी सूक्तियाँ दी हैं और समय इनका कालिदास किस काल में हुई, वे मूलतः किस स्थान के हैं, इसमें काफ़ी विवाद है। मैं बता भी चुका हूँ आप लोगों को कि इसमें काफ़ी असमंजस की स्थिति है कि वह कहाँ के थे। क्योंकि कालिदास ने द्वितीय शुंग शासक अग्निमित्र को नायक बनाकर मालविकाग्निमित्रम लिखा और अग्निमित्र ने 170 ईसा पूर्व में शासन किया था। अतः कालिदास के समय की एक सीमा निर्धारित हो जाती है कि वे इससे पहले नहीं हो सकते। यानी कालिदास ने अग्निमित्र को नायक बनाया और अग्निमित्र का काल 170 ईसा पूर्व है, तो उनका काल भी लगभग उनके बाद ही होगा। क्योंकि अग्निमित्र का जब सब कुछ हो चुका होगा तो उसके आधार पर उन्होंने अपनी कथा की रचना की, नाटक की रचना की होगी। तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि लगभग ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी में उनका काल रहा होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। बाद में भी हो सकता है। और छठी सदी की ईस्वी में बाणभट्ट ने अपनी रचना हर्षचरितम में कालिदास का उल्लेख किया है। इसी काल के पुलकेशन द्वितीय के ऐहोल शिलालेख में कालिदास का जिक्र है, अतः वे इनके बाद के नहीं हो सकते। इस प्रकार कालिदास के प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से छठी शताब्दी ईस्वी के मध्य होना तय है। दुर्भाग्यवश इस समय सीमा के अंदर वे कब हुए इस पर काफ़ी मतभेद है, क्योंकि हमारे पास निश्चित कोई जानकारी है नहीं और कभी भी अपने बारे में बहुत कम लिखना चाहते हैं। कभी चाहते हैं कि हमारे काव्य से दूसरों को आनंद प्राप्त हो, दूसरे उसका लाभ ले पाएँ, दूसरा उससे कुछ सीखे। उनका खुद का परिचय देने का कोई मतलब ही नहीं है। अपना परिचय वो कभी नहीं देते कि हम कालिदास यहाँ रहता हूँ वहाँ रहता, वैसा कुछ नहीं कहेंगे हम। वो तो बस अपनी काव्य जो शैली है दूसरों को सिखाना जो है और किस प्रकार से काव्य की रचना हो सकती है वह बताना चाहते हैं, उसी का वह प्रयोग करते हैं। विद्वानों ने द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का मत भी है। जैसे द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व लगभग 170 ईस्वी के आसपास में उनका जन्म हुआ होगा। और एक विद्वानों का मत मानता है कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व है। एक विद्वान मानते हैं, कुछ विद्वान मानते हैं कि तृतीय शताब्दी ईस्वी, कुछ चतुर्थ शताब्दी मानते हैं, कुछ पाँचवीं और कुछ छठी शताब्दी के पूर्वार्ध का मत मानते हैं। यानी उनका समय लगभग आप मान लीजिए मोटा मोटा कि उनका जो समय है वह द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से छठी शताब्दी के पूर्वार्ध तक मान लीजिए। इसी के बीच में उनका कभी ना कभी तो जन्म हुआ होगा, क्योंकि उनकी जो कथाएं हैं वो इन्हीं के मध्य की हैं। इनमें से ज़्यादातर खंडित हो चुके हैं और उन्हें मानने वाले कुछ लोग ही हैं। किंतु मुख्य संघर्ष प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का मत और चतुर्थ शताब्दी ईस्वी का मत है। यानी सारे मत खंडित हो चुके हैं। द्वितीय, तृतीय, पाँचवीं और छठी सब खंडित हो गए हैं। बस प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व और चतुर्थ शताब्दी ईस्वी के मध्य में थोड़ा संघर्ष है और वह भी किसी दिन सुलझ जाएगा, पर अभी तो नहीं सुलझा है। प्रथम शताब्दी ईस्वी का मत है कि परंपरा के अनुसार कालिदास उज्जैनी के उन राजा विक्रमादित्य के समकालीन हैं जिन्होंने ईसा से 57 वर्ष पूर्व विक्रम संवत चलाया था। यानी विक्रम संवत चलाने वाले
जो हमारे विक्रमादित्य हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, 57 वर्ष ईसा पूर्व उन्होंने चलाया। तो उसके आधार पर उन्होंने, और उनके वो सभा में नवरत्नों में से एक भी थे, तो उस आधार पर हम मानते हैं कि उनका समय लगभग प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व का होगा। और कालिदास उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य के राज दरबारी कवि थे, यह हम जान चुके हैं। विक्रमादित्य उनके नवरत्नों में से एक थे। चतुर्थ शताब्दी जो ईस्वी का मत है वो कहता है कि प्रोफेसर कीथ और अन्य इतिहासकार कालिदास को गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय और उनके उत्तराधिकारी कुमारगुप्त से जोड़ते हैं, जिनका शासनकाल चौथी शताब्दी में था। ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि ली और उनके शासनकाल को स्वर्ण युग माना जाता है। तो मैंने कहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय अथवा विक्रमादित्य बहुत हुए हैं, लगभग 3-4 का तो मैं ही सुन चुका हूँ। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय वाला सिस्टम यहाँ भी फंस जाता है, वहाँ से निकलना आसान नहीं है। चंद्रगुप्त द्वितीय बहुत हुए हैं और उन्होंने उपाधि ली है विक्रमादित्य की। तो उस आधार पर हम कह नहीं सकते कि किस चंद्रगुप्त और किस विक्रमादित्य की बात हो रही है, पर इनका समय या तो प्रथम ईस्वी ईसा पूर्व है अथवा चतुर्थ शताब्दी ईस्वी है। जन्म स्थान, कालिदास के जन्म स्थान के बारे में भी विवाद है, क्योंकि सब लोग अपनी ओर खींचना चाहते हैं। मेघदूत में उज्जैन के प्रति उनकी विशेष प्रेम को देखते हुए कुछ लोग उन्हें उज्जैन के निवासी मानते हैं। साहित्यकारों ने यह भी सिद्ध करने का प्रयास किया है कि कालिदास का जन्म उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के कविल्ठा गांव में हुआ था। अब इतना भी प्रयास कर दिया गया है कि उत्तराखंड राज्य था और रुद्रप्रयाग जिला, और उसके भी कविल्ठा गांव में। तो साहित्यकार तो जो है वो सब अपनी ओर खींचना चाहते हैं कि हमारे ही यहाँ के थे कालिदास। उसी प्रकार राम का भी है, भगवान राम को भी सब लोग अपनी संस्कृति में खींचना चाहते हैं। इधर बर्मा की संस्कृति में भी राम है, और बाली की संस्कृति में जो हमारा मलेशिया है, मंगोलिया है, इन सब की संस्कृति में, इजिप्ट की संस्कृति में भी राम है। उसी प्रकार कालिदास को भी सब साहित्यकार अपने यहाँ के बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ के कालिदास थे। कालिदास ने यहीं अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की थी। यहीं पर उन्होंने मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंश जैसे महाकाव्यों की रचना की। ऐसे कुछ मत मानते हैं कि उत्तराखंड में उनका जन्म हुआ था। कालिदास के प्रवास के कुछ साक्ष्य बिहार के मधुबनी जिला में मिलते हैं। कहा जाता है कि विद्योत्तमा से शास्त्रार्थ में पराजित होने के बाद कालिदास यहीं गुरुकुल में रुके। कालिदास को यहीं ज्ञान का वरदान मिला। यहाँ आज भी कालिदास का डीह है। यहाँ की मिट्टी से बच्चों के प्रथम अक्षर लिखने की परंपरा आज भी यहीं प्रचलित है। कुछ विद्वानों ने तो उन्हें बंगाल और उड़ीसा का भी सिद्ध करने का प्रयास किया है। कहते हैं कि कालिदास की श्रीलंका में हत्या कर दी गई थी, लेकिन विद्वान इसे भी कपोल कल्पित मानते हैं। महाकवि कालिदास की मुख्य रूप से 7 प्रसिद्ध रचनाएं हैं, तो वह हम जानते ही हैं रचनाओं के बारे में। इनका समय और जन्म स्थान काफ़ी विवादित है, क्योंकि यह सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, सर्वश्रेष्ठ मेरे मत में, और बाकी साहित्यकारों के मत में माघ भी हो सकते हैं, भारवी भी हो सकते हैं। भारवी को भी मैं श्रेष्ठ मानता हूँ, माघ को भी श्रेष्ठ मानता हूँ, पर यह सर्वश्रेष्ठ हैं क्योंकि इनकी जो परंपरा है, इनकी जो लिखने की शैली है, उसी को बाद के कवियों ने अनुसरण किया। भले ही वो उनसे श्रेष्ठ लिख लें, पर उन्होंने सीखा तो उसी से। यदि गुरु से कोई श्रेष्ठ काव्य लिख दे तो वह गुरु से श्रेष्ठ तो नहीं हो जाता, उसका काव्य श्रेष्ठ होगा, वह श्रेष्ठ नहीं होगा। उसी प्रकार से लोगों ने कालिदास को आदर्श माना, भास को आदर्श माना, तब उन्होंने नाटक लिखे, काव्य लिखे। पर भास और कालिदास से ज़्यादा वह पराक्रमी और विद्वान तो नहीं हो सकते, उन्होंने सीखा तो उन्हीं से। यदि ये लोग नहीं लिखते तो उनके मन में तो विचार भी नहीं आता कि काव्य भी कुछ चीज़ होती है। वैसे काव्य तो बहुत थे हमारे पास, वैदिक साहित्य में काव्य ही काव्य है, पढ़ते रहो। तो ऐसे काव्य तो बहुत थे, पर कालिदास अपने आप में महान है। तो कालिदास के बारे में तो जितना कहा जाए उतना ही कम है। इनकी कृतियाँ 7 हैं, वो हम सब लोग जानते ही हैं, और इनको जो उपाधियाँ हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। दीप शिखा इनकी उपाधि है। एक रघुकार, कविकुल गुरु, यह सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, कविकुल गुरु और दीप शिखा। दीप शिखा भी बहुत प्रसिद्ध उपमा है, उनकी उपाधि है। उनको बहुत सारे लोग दीप शिखा के नाम से भी कहते हैं। और कविकुल गुरु महाकवि कालिदास नामक एक महाविद्यालय अथवा विद्यालय भी है यहाँ महाराष्ट्र की ओर। और कविता कामिनी विलास, यह भास की भी है, यही उपमा भास की भी है। भास को भी कविता कामिनी विलास कहा गया है। और उपमा सम्राट, यह तो होनी ही चाहिए, क्योंकि उपमा का उन्होंने बहुत अधिक प्रयोग किया है। बाद में भले ही माघ ने तीनों को मिला दिया हो, माघे संति त्रयो गुणः, किंतु उपमा सम्राट तो यही रहेंगे, क्योंकि उपमा में इन्होंने
अपना परचम लहरा दिया है। वो कहते हैं अपने क्षेत्र के दिग्गज बनो, तो कालिदास उपमा के क्षेत्र के दिग्गज थे। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। सिर्फ 25 मिनट में हमने एक परिचय पढ़ा है। बहुत क्या कह रहा हूँ मैं, कालिदास के लिए जितना शब्द कहे जाएं वो सब तुच्छ हैं उनके लिए, क्योंकि वह एक कोई ऐसे कवि नहीं है जिनको हम शब्दों से बांध लें। वो शब्दों से बंध ही नहीं सकते। उनकी कथा ले लो, उनकी स्थिति ले लो, और उनके काव्य पर तो फिर कुछ कहना ही क्या। और फिर उसमें भी अभिज्ञान शाकुंतलम की पूरा दिन खत्म हो जाए पर अभिज्ञान शाकुंतलम का एक विषय खत्म नहीं होगा। तो इतना जो उनका लिखना, उनका बोलना और उनकी जो कथा है, उनकी खुद की कथा जो है विद्योत्तमा और कालिदास वाली, वो तो क्या कहें उसके बारे में कि शब्द ही नहीं है। कालिदास और विद्योत्तमा का शास्त्रार्थ, फिर उनका जो संबंध और फिर उनका विवाद, और फिर कालिदास को काली की महाकाली की कृपा हुई, उसके बाद वो कालिदास बने और फिर उन्होंने काव्य लिखे। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।